अभी मेरे हिसाब से मैं अगर सही हूँ तो लगभग मैं 2000 के आसपास प्रश्न जो है मैं आपका करा चुका हूँ। कितने? 2000 के आसपास प्रश्न आपके करा चुके हैं। जो लोग वीडियो अगर शुरू से देख रहे हैं उनको पता है मैं एक-एक चीज़ों को क्लियर करके अभी तक नहीं चाहता हूँ, समझ गए? आपका समय कीमती है और मैं फिर से कहता हूँ कि आप अपने घर पर और ज़्यादा पढ़ाई तेज़ कर दिए होंगे, यह विश्वास करता हूँ और आपका जॉब उसी कंडीशन में लगेगा कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पर पढ़ाई करते होंगे, सोच समझ के पढ़ाई करते होंगे, एक स्ट्रैटेजी बना के तैयारी करते होंगे, तो आपको जॉब लगेगा। वरना मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि सिर्फ़ यूट्यूब पर पढ़ने से आपको कभी जॉब नहीं लगेगा, इतना बात मैं आपको अभी कह रहा हूँ। हकीकत में बता रहा हूँ। यूट्यूब आपका एक तैयारी को अच्छा करने में मदद कर सकता है, चाहे हमारे चैनल हो या किसी का चैनल हो। बट यूट्यूब पर आप कंप्लीट जो है इस चीज़ का तैयारी नहीं कर सकते हैं। हाँ, थ्योरी चीज़ें रहता तो वो अलग चीज़ें रहता। बट एमसीक्यू पढ़ के आप तैयारी नहीं कर सकते हो, समझ गए? एमसीक्यू पढ़ना, प्रैक्टिस करना होता है। ये आप इसका ज़्यादा प्रैक्टिस जो है आपका थ्योरी से ही होता है। तो बाकी चलिए आप लोग समझ रहे हैं, फिर से हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए। पहला प्रश्न है, कहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला में कार्डियक आउटपुट प्रायः क्या होता है? मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई फीमेल है तो उसको जो है इस दौरान जो है कार्डियक आउटपुट मतलब जो हृदय का आउटपुट है वह बढ़ता है या घटता है या समान रहता है। तो माय डियर यह जो है आपका बढ़ जाता है। जब भी कोई फीमेल है वह अगर इस कंडीशन में है तो उसके जो कार्डियक आउटपुट होंगे वो बढ़ जाएँगे, आप भी देखिएगा। तो ही जाके हाइपर जो है टेंशन होता है। हाइपर टेंशन होता है पता है ना? उच्च रक्तचाप कितना महिला को हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो कहीं न कहीं कार्डियक आउटपुट बढ़ने से ही, समझ रहे हैं? आगे है, कहता है प्रेगनेंसी के दौरान महिला में रक्त का आयतन ब्लड वॉल्यूम का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान रक्त का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। चूँकि रक्त बच्चा को भी चाहिए ऑक्सीजन के लिए, तो इसलिए बढ़ जाता है। ये चीज़ें सब इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछता है ऐसे-ऐसे प्रश्न, ठीक है? आगे है, देख लीजिए आपके सामने प्रश्न है। प्रश्न कहता है निम्न में से गर्भ अवस्था के दौरान पाया जाने वाला चिन्ह नहीं है। मतलब गर्भ अवस्था में कौन सा चिन्ह नहीं पाया जाता है? तो आपको पता है जैकमुअर चिन्ह बताए हैं, मैकबर्नी चिन्ह और ये मैकबर्नी चिन्ह भी बता चुके हैं, लेकिन रोनाल्डो चिन्ह कोई चिन्ह नहीं होता है, समझ गए? तो इस हिसाब से जो है आपका ए वाला जो है आपका क्या हो जाएगा? सी आपका गलत हो जाएगा। ओके, आगे चलिए। फीटल, अब यहाँ पे मैं आपको आगे की तरफ ले चलते हैं, उससे पहले आप देख लीजिए। फीटल डिस्ट्रेस में पाए जाने वाला फ्रंटल सूचल पाया जाता है। अब माय डियर आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सूचर क्या होता है, तो सूचर आपको पहले ही बता चुके हैं। जैसे एक शिशु की खोपड़ी है, ठीक है? और खोपड़ी है तो मान गए ये बीच वाला हो गया, ठीक है? इसी प्रकार से ऐसे है, समझ गए? फिर ऐसे है, समझ गए ना? फिर ऐसे है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला जो देख रहे हैं, यह हड्डी हो गया, ये हड्डी है और इसके बीच में ये ज्वाइंट है। इसी ज्वाइंट को सूचर कहा जाता है, समझ गए? तो ये जो सूचर होता है, कहता है फीटल के खोपड़ी में पाए जाने वाला जो फ्रंटल सूचर पाया जाता है, कहाँ पे? तो फीटल स्कल के 2 फ्रंटल बोन के बीच में जो है आपके फ्रंटल सूचल पाया जाता है। मतलब जो फ्रंटल बोन होता है उसी फ्रंटल बोन के बीच में आपके फ्रंटल सूचर होते हैं, क्योंकि सूचर जॉइंट को ही कहते हैं। तो 2 फ्रंटल बोन के ही बीच में ना फ्रंटल सूचर होगा। ये कॉमन सी बात है। आगे है प्रश्न, कहता है पार्टोग्राफ में मैटरनल बीपी का प्लॉटिंग की जाती है। मतलब पार्टोग्राफ आप लोग को पता होगा कि एक ग्राफ होता है जो डिलीवरी के समय रिस्पायरेशन को, एमनियोटिक फ्लूइड को, समझ गए? ऑक्सीटोसिन अगर कोई दवाई देते हैं तो उसका सब चीज़ का जो है एक ग्राफ तैयारी किया जाता है, समझ गए? डिलीवरी के समय। तो उसी प्रकार से ये ग्राफ पार्टोग्राफ होता है। तो उसमें मैटरनल बीपी मतलब माता का बीपी का जो प्लॉटिंग होता है वह कहाँ पे किया जाता है, कब किया जाता है? तो हर 4 घंटे के इंटरवल पर जो है मैटरनल बीपी प्लॉट किया जाता है, चीज़ को समझना है। ओके, आगे है माय डियर आपके सामने प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि विषाक्त गर्भपात के लक्षणों में शामिल है। मतलब पॉइजनिंग, समझ रहे हैं ना? सेप्टिक एवर्सन विषाक्त गर्भपात के लक्षण में कौन शामिल है? तेज बुखार आना, बिल्कुल सही। योनि से बदबूदार सिक्रेशन की उपस्थिति, बिल्कुल सही। ऐंठन युक्त दर्द होना, तो एवर्सन में ये सब हो सकता है और वह भी विषाक्त गर्भपात में, तो इसलिए सभी सही होगा। ओके, एकदम अच्छा से समझिए। और गर्भपात का मतलब क्या होता है पता है? नील गर्भपात की मौजूदगी में महिला में निम्न चिन्ह नहीं पाया जाता है। लीन गर्भपात का मतलब होता है कि लीन गर्भपात करने में मौजूदगी में अगर नील गर्भपात की मौजूदगी में महिला में कौन सा साइन चिन्ह नहीं पाया जाता है? तो फीटल हार्ट साउंड सुनाई देना यह नहीं पाया जाता है नील एवर्सन में, समझ गए? फीटल हार्ट साउंड, समझ गए ना? इस चीज़ को ध्यान में देना है।
आगे है माय डियर, कहता है पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में कितने घंटों का अंतर होता है। तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये पार्टोग्राफ जो होता है उसमें एक अलर्ट लाइन होता है, एक एक्शन लाइन होता है, इन दोनों के बीच में कितने घंटों का अंतराल होता है। तो 4 घंटे का अंतराल होता है, याद रखिएगा। समझ गए? आगे चलिए। आगे है, कहता है सीवियर एनीमिया के दौरान हीमोग्लोबिन लेवल होता है, मतलब सीवियर एनीमिया मतलब गंभीर रक्ताल्पता, मतलब गंभीर रक्त की कमी में हीमोग्लोबिन लेवल कितना पर आ जाता है, जिसको हम लोग सीवियर एनीमिया कहते हैं। तो अगर किसी को 7 AGM प्रति DL से कम अगर आ गया है तो उसे सीवियर एनीमिया कहेंगे हम लोग। 5 हो, 6 हो, 6.5 हो, 7 से कम आते ही वह सीवियर एनीमिया के लक्षण में आता है। समझ गए? आगे है माय डियर, एकदम अच्छे से सब चीज़ समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कंगारू मदर केयर कौन प्रोवाइड कर सकता है। तो मदर ओनली, फादर ओनली, ग्रैंड मदर। तो ये जो देखिए कंगारू KMC जो होता है यह कोई भी जो है ऑल ऑफ द एबव, समझ गए। माता अगर सही नहीं है तो पिता भी कर सकता है, उसके जगह पर ग्रैंड मदर भी कर सकती है। तो ऐसे में आपके इनमें से सभी सही है, क्योंकि KMC का मतलब होता है वो आप लोग जानते हैं। समझ गए ना? आगे चलिए, आगे हम लोग एकदम अच्छे से फिर से देखते हैं। आगे है निम्न में से श्रवण व दृश्य दोनों प्रकार के उपकरण यानी ऑडियो भी हो और विजुअल भी हो, ए एड का उदाहरण है कौन? टेलीविजन। तो ऑडियो देखिए, ऑडियो और विजुअल, विजुअल के मतलब होता है कि जो दिखने वाला हो, चलचित्र वाला, समझ गए, जिसमें तस्वीर के माध्यम से पिक्चर के माध्यम से आपको समझाया जाए। और ऑडियो के मतलब होता है कि जिसमें आवाज़ हो। तो रेडियो क्या है? रेडियो आपका सिर्फ ऑडियो प्रकार का है, उसमें कोई आपको पिक्चर दिखता नहीं है, सिर्फ आवाज़ ही सुन सकते हैं। लेकिन ऑडियो विजुअल मतलब जिसमें ऑडियो भी हो और जिसमें कुछ चीज़ें दिखे भी, तो वह आपके क्या होते हैं? टेलीविजन। समझ गए? जबकि पोस्टर है, इसमें सिर्फ आप देख ही पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। समझ गए ना? टेप रिकॉर्डर का भी बात वही है, सिर्फ सुनेंगे ही, कुछ दिखेंगे नहीं। लेकिन टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप ऑडियो भी सुन सकते हैं और विजुअल में कुछ देख भी सकते हैं। तो यह श्रव्य दृश्य यानी ऑडियो और विजुअल दोनों का उदाहरण आपके टेलीविजन है। समझ गए? चलिए आगे है, कहता है निम्न में से स्वास्थ्य शिक्षा के क्रियान्वयन के दौरान श्रवण दृश्य उपकरणों के उपयोग का लाभ क्या है। यह हेल्थ एजुकेशन को प्रभावी बनाता है, बिल्कुल सही है। ऑडियो विजुअल एड्स का जो है उपयोग तो हम लोग इसी में ना हेल्थ एजुकेशन में ही ना करते हैं, प्रभावी बनाने के लिए। हेल्थ एजुकेशन को इंटरेस्टेड बनाता है, बिल्कुल सही है। हेल्थ एजुकेशन को यह एक अस्थायी परमानेंट बनाता है, तो बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है हेल्थ एजुकेशन में। ओके, आगे देखिएगा, आप लोग को एक एक चीज़ मैं कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। रूरल हेल्थ पर स्वास्थ्य संदेशों के प्रसार में निम्न में से कौन सा विधि का उपयोग किया जा सकता है। रोल प्ले, डायलॉग, कठपुतली, पंपलेट जो होता है, समझ गए ना। तो इनमें से सभी। तो रूरल मतलब गांव के क्षेत्र में अगर आपको हेल्थ जो है मैसेज देना है, स्वास्थ्य के बारे में कोई संदेश देना है, या यूं कहा जाए एक प्रकार से शिक्षा देना है स्वास्थ्य के बारे में, तो कौन सी विधि अपनाएंगे। तो अभिनय भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। डायलॉग दे के भी जो है लोगों को संदेश दे सकते हैं, और कठपुतलियाँ होती है उसको भी जो है आप दिखा के दे सकते हैं। आप लोग देखते भी होइएगा, आपके गांव मोहल्ला में नुकुर नाटक से ये सब आता है, तो वो सब कर कर के दिखाता है ना, बना बना के, तो वही ये सब चीज़ें हैं। समझ गए? आगे है प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से ग्रामीण तथा अनपढ़ लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रदान करने की सबसे प्रभावी विधि क्या है। अब कोई ऐसे व्यक्ति है जो आपके बातों को न समझे, ठीक है, वह टेक्निकल वर्ड को न समझे, वह बिल्कुल गांव का है, अनपढ़ है, तो वैसे लोगों को हेल्थ एजुकेशन कैसे देंगे कि वह प्रभावी होगा। तो उसके लिए आपको जो है उसके सामने अभिनय करके दिखाना पड़ेगा, रोल प्ले करना पड़ेगा कि हाँ ऐसे होगा तो समझेगा। तो रोल प्ले मस्ट। ओके, बाकी लेक्चर भी थी, समूह चर्चा, पैनल चर्चा, ये सब थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड जो समझेगा वही समझ सकता है। समझ गए ना। आगे है एक और बेस्ट प्रश्न है, निम्न में से क्रूड CBR क्रूड बर्थ रेट के बारे में सही कथन क्या है। तो किसी क्षेत्र में एक वर्ष में 1000 की एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन पर होने वाले कुल जीवित जन्मों की संख्या, मतलब क्रूड बर्थ रेट का मतलब है कि किसी क्षेत्र में एक वर्ष में 1000 की एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन पर होने वाले कुल जीवित जन्मों की संख्या। ओके, इस चीज़ को नोट करके रख लीजिए, ये सब पूछेगा या इस पर सवाल पूछ देगा। ओके,
आगे है, फिर एक बार और ज़बरदस्त प्रश्न है, सेवलॉन है। सेवलॉन क्या है? तो सेवलॉन एक केमिकल डिसइंफेक्ट है, पता है। कंट्रासेप्टिव मेथड तो है नहीं, इम्यूनिटी का भी टाइप नहीं है, वैक्सीन का भी टाइप नहीं है। यह एक रासायनिक जो है विसंक्रमण का विधि है, सेवलॉन। आगे है, निम्न कथन में से ब्लीचिंग पाउडर के बारे में सही क्या है? तो माय डियर, आपको पता हो तो मैं बता दूं, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में क्या सही है? तो इसे क्लोरीनीकृत चूना भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। ब्लीचिंग पाउडर में आपको 35% जो है, 30-35% क्लोरीन गैस भी मौजूद रहता है ब्लीचिंग पाउडर में। इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल जो है हम लोग जल शुद्धिकरण में कर लेते हैं, क्योंकि उस ब्लीचिंग पाउडर में जो है आपको चूना और क्लोरीन गैस भी होता है, समझ गए। और यही क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल करने पर जल को भी शुद्ध करता है, समझ गए ना। एस्पिरिट का क्या उपयोग है? एस्पिरिट का उपयोग है वाउंड, घाव को क्लीन करने में, बिल्कुल सही है। उपकरण को सिकता से डिसइंफेक्ट करने में, कोई उपकरण है, अगर उस उपकरण को आप एस्पिरिट से साफ करते हैं तो वह विसंक्रमण हो जाएगा। सर्जरी से पहले त्वचा को डिसइंफेक्ट मतलब साफ करने में, त्वचा को अगर सर्जरी करना हो तो वहाँ पे जो है हम साफ करेंगे जो एस्पिरिट से, तो वो ये भी काम आएगा। इसलिए जो है सभी में काम आता है एस्पिरिट का, समझ गए। आगे है, कहता है वाउंड क्लीनिंग हेतु निम्न में से किस केमिकल का डिसइंफेक्ट का उपयोग किया जाता है? एस्पिरिट, बेटाडीन, हाइड्रोक्सिन पेरोक्साइड, तो इनमें से सभी। तो सर्जरी के लिए या फिर घाव क्लीनिंग करने के लिए, साफ करने के लिए कटा फटा को एस्पिरिट का भी इस्तेमाल करते हैं, बेटाडीन का भी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी, इसलिए इनमें से सभी सही हो जाएगा। ओके, आगे है, आईवी या आईएम यानी इंट्रावेन या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने से पूर्व त्वचा पर मुख्यतः किस विष संक्रामक का उपयोग किया जाता है? एस्पिरिट का, साइडेक्स का, बेटाडीन का, फॉर्मेलिन का। तो माय डियर, ये सब आपका नहीं होगा, ठीक है। एस्पिरिट राइट होता है, समझ गए। इस चीज़ को ध्यान में देना है, क्योंकि हम आईवी इंजेक्शन लगाते हैं या मांस में, तो उससे पहले त्वचा को थोड़ा सा जो है कॉटन में भिगोकर एस्पिरिट को साफ करना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलिए देखते हैं एक बेहतरीन प्रश्न फिर से। आगे है, सर्जरी से पहले त्वचा को विसंक्रमित करने के लिए मुख्यतः किस केमिकल डिसइंफेक्ट का उपयोग किया जाता है? तो वह होता है बेटाडीन। अगर सर्जरी करना हो फिर भी बेटाडीन, घाव साफ करना हो फिर भी बेटाडीन। तो बेटाडीन एक महत्वपूर्ण होता है, जहाँ कटे फटे चीज़ें हो या आगे कटना फटना है तो उसके लिए बेटाडीन महत्वपूर्ण होता है कि उस जगह को क्लीन करने के लिए। ओके, चलिए आगे देखिए। आगे आपके सामने है, निम्न में से लैरिंग्स के बारे में कथन क्या सत्य है? तो लैरिंग्स को जो है हम लोग वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, समझ गए। वॉइस बॉक्स के भी नाम से जानते हैं। इसे हृदय पेसमेकर के नाम से भी कहते हैं, गलत। हृदय का पेसमेकर हम लोग किसे कहते हैं माय डियर? हृदय का पेसमेकर हम लोग ऐसे नोट को कहते हैं जो कि नेचुरल टाइप से है, समझ गए ना। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग समझिए। आगे है, ऐसे नोड के आ भी गया, ऐसे नोड के बारे में क्या कथन सही है? तो ऐसे नोड जो है इसे हृदय का पेसमेकर भी कहते हैं, पता है आप लोग को। ओके, आगे चलिए। आगे हम लोग चलते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ह्यूमन बॉडी की नाक में पाए जाने वाले रोमों का क्या कार्य है? मतलब देखते होइएगा कि सभी के नाक में छोटे छोटे केस बाल होते हैं, उसे रोम कहते हैं। उसका क्या काम होता है? तो यह धूल मिट्टी के कणों को वायु के मार्ग में जाने से रोकता है। चूँकि हम लोग श्वसन करते हैं तो उसमें बहुत सारे छोट छोट कण धूल सब जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन वो छोटे छोटे धूल कण को हमारे नाक के अंदर जो बाल है, जो रोम है, वह अपने अंदर लपेट लेता है, रोक लेता है। और वही जो है आप खरोचते हैं तो नाक से जो आपका गंदगी जो परत निकलता है, वही आपका धूल कण ही होता है जो रोम अपने अंदर चिपका लेता है, समझ गए। तो जो क्या करता है, वायु मार्ग को अंदर जाम होने से बचाता है। ओके, आगे चलिए देख लीजिए, एकदम आसान लैंग्वेज। कहता है, प्रोरैनिन नामक पाचक एंजाइम एलिमेंट्री कैनल के किस भाग में स्रावित होता है? प्रोरैनिन, देख लीजिए, प्रोरैनिन नामक जो पाचक एंजाइम है, यह एलिमेंट्री कैनल के आहार नाल के किस भाग से स्रावित होता है? समझ गए ना। तो पाचन नाल के, समझ गए ना, यह अमाशय से सीक्रेट होता है प्रोरैनिन। तो याद रखना है, प्रोरैनिन अमाशय से सीक्रेट होता है, भूलिएगा मत। ओके, आगे देखिए, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई। मैं एक बार अभी ही क्लियर कर देता हूँ, जितने भी शिफ्ट में आपके एग्जाम होंगे ना, 1-2 प्रश्न आपके दिवस पर होगा ही। स्वास्थ्य में जितने भी दिवस है उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, 1-2 प्रश्न आपको आएंगे ही आएंगे दिवस वाला, समझ गए।
तो विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, समझ गए ना, यहाँ पे डिंड्रोम नहीं होगा, सिंड्रोम होगा। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, समझ गए, 21 मार्च वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, ओके। जबकि थैलेसीमिया डे 8 मई। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे जो होता है वह 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, इसको क्लियर करके रखना है। आगे है, कहता है निम्न में से कौन सी हेल्थ कमेटी का गठन ईयर 1959 में किया गया था। तो जो मुलादियर कमेटी है इस बेचारे का गठन 1959 में किया गया था, इसको आपको ध्यान में रखना है। साथ में आप ये भी बताइए करतार सिंह कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी और भोर कमेटी, इस 3 का गठन कब किया गया था। इन 4 में से एक प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में घूमते हुए मिल जाएगा। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, इसका जो है आप लोग याद चारों को कर लीजिए, हम पहले पढ़ा चुके हैं प्रॉपर, इन सभी कमेटी का एक वीडियो ही हम आपको दे चुके हैं, समझ गए। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी हेल्थ कमेटी का अन्य नाम हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी है। माय डियर बहुत अच्छा है, निम्न में से कौन सा एक ऐसा कमेटी है कि जिसका नाम हेल्थ सर्वे, स्वास्थ्य सर्वे और विकास जो है समिति के नाम से भी जानते हैं। तो भोर कमेटी का अन्य नाम हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी है, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे है माय डियर, कहता है निम्न में से कौन से 5 ईयर प्लान की अवधि वर्ष 1997 से 2002 तक थी। आपको पता है 5 ईयर प्लान का मतलब होता है पंचवर्षीय योजना, यानी 5 वर्ष का योजना, समझ गए। अब ये जो पंचवर्षीय योजना में जो 1997 से 2002 तक जो अवधि था वह कौन सा जो है प्लान था, कैवा। तो यह 9th नंबर का जो है आपका 5 ईयर प्लान था, याद रखिएगा, समझ गए। अभी कौन सा चल रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए, समझ गए। आगे चलिए, आगे प्रश्न है विश्व मानसिक रोग दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, समझ लीजिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है 10 अक्टूबर को, ओके। एक एक प्रश्न अच्छे से समझिएगा तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न सब हम लेकर आते हैं। विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है। लगभग 17% के आसपास, 17% जनसंख्या केवल जो है विश्व में कितना सारा जो है आपका देश है, लेकिन 100% में से समझ लीजिए कि 17% 18% भारत में ही निवास करता है, समझ लीजिए, और बाकी में अन्य देश सब है, जबकि कितना सारा देश है। पीने के पानी में फ्री रेसिड्यूअल क्लोरीन, समझ गए ना, की मात्रा कितनी होनी चाहिए। पीने की पानी जो हम पीते हैं उसमें फ्री रेसिड्यूअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 0.5 mg पर लीटर, 0.5 mg पर लीटर, ओके। चलिए आगे है, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब लागू की गई। 2000 में की गई, इसको याद रखिएगा, समझ गए। अब ये जो प्रश्न हम करा रहे हैं ना, यह जो है किसी न किसी एक साल पूछे गए प्रश्न है, समझ गए, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं, कहता है माय डियर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसको हम लोग NRHM के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत कब की गई। 2005 में की गई, याद रखिएगा, समझ गए। चलिए, आशा या आशा के सहयोगिनी समानता कितनी आबादी के लिए सेवाएं प्रदान करती है। तो आपको पता है इसी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आपके आशा का नियुक्ति की जाती है, जो कि 1000 के जनसंख्या पर ही अपना काम करती है, समझ गए। आगे चलिए, बहुत अच्छे से समझना है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन कर दिया गया है। तो जो नारू रोग होता है, ये नारू रोग को भारत से फ्री कर दिया गया है, समझ गए, इन ऑप्शन में। बाकी पोलियो को भी फ्री मुक्त किया गया है। जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसके जरिए अगर कोई जन्म लेता है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र, कोई मरता है तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है। तो इनके अनुसार जन्म का पंजीकरण कितनी अवधि में करवा लेनी चाहिए। तो 21 दिन के अंदर जो है किसी का जन्म होता है तो 21 दिन के अंदर पंजीकरण करवा लेनी चाहिए, समझ गए। इस अधिनियम के अनुसार कह रहा है, समझ गए। अब करवाइए नहीं करवाइए आपका मतलब है। खसरा वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। मतलब खसरा वैक्सीन को जो है किस मार्ग से जो है हम लोग देते हैं वैक्सीन। तो
तो सबक्यूटेनियस मार्ग याद रखिएगा, समझ गए। एक व्यक्ति आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितना होनी चाहिए, तो बीएमआई, इसी से पता चलता है कि किस व्यक्ति में मोटापा कितना है, हद से ज़्यादा है, एज के अनुसार, हाइट के अनुसार कितना है। तो यही बॉडी मास इंडेक्स बताता है, सूचित करता है आपके बॉडी में कितना मांस है, आपके हाइट और एज के अनुसार सही है या गलत है, यही बॉडी मास इंडेक्स बताता है, समझ गए। तो एक नॉर्मल व्यक्ति, एक वयस्क में 20 से 25 के बीच अगर आपका, समझ गए ना, अगर 20 से 25 के बीच अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स है तो मतलब वह फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो नॉर्मल बॉडी इंडेक्स मास 20 से 25 होनी चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आज जो है आपके 40 से प्लस प्रश्न कर दिया और आप लोग पढ़े, अच्छे से समझे, इसके लिए बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा कि हाँ, मैं बेटर क्वेश्चन आप लोग के लिए ला रहा हूँ, ये बात सही है, बट मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग घर पर 2-3 घंटा जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई दिल से कीजिए, दिमाग एक जगह रख के कीजिए, ताकि आपके ज़िंदगी में एक चार चांद लग जाए, समझ रहे हैं। ऐसे भटकने से कुछ नहीं होगा। यूट्यूब आपका एक बेस्ट प्रैक्टिस का माध्यम हो सकता है, बट परमानेंट जो है तैयारी का माध्यम नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यूट्यूब पर ज़्यादा समय नहीं दीजिए। जिसका भी चैनल देखते हैं आधे घंटे 1 घंटे जो डेली वीडियो डालता है देख लीजिए, फिर अपना जो है थ्योरी पेपर पढ़ने लगिए, समझ गए। चलिए, बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।